नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ नव भारत निर्माण अर्थात न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दौलत खान फिर एक बार आपके पास भारतीय राज्य व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आया हूं, जिसमें आज हम आरएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 15, 50 और 100 शब्दों में आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है उसका ओवरव्यू मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस क्रम में आज जो है हमारा टॉपिक जो होगा उसका नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ध्यान रखना, हमारा जो संविधान है, हमारे जो शासन प्रणाली है, हमारी जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो बेसिकली संसदीय शासन प्रणाली या संसदात्मक शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमारे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन तमाम की चर्चा हम आज करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली का ये पॉइंट बताने से पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम देखें कि आरएस मुख्य परीक्षा में आपकी संसदीय शासन प्रणाली से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। फिर एक एक प्रश्न का हम करेंगे। पहले हम उसका 10 मिनट का रिव्यू लेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली से आपके 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। नंबर 1, सबसे पहले आपसे पूछे कि संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। मात्र 15 शब्दों में पूछे, इसका उत्तर कैसे लिखोगे। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तीसरा और 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। 100 शब्दों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा, संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है। ध्यान रखना दोस्तों, यही क्वेश्चन जब आईएएस में पूछा गया है तो 250 शब्दों में पूछा गया है, लेकिन आपको 100 शब्दों में इसका जवाब कैसे देना होगा उसका मैं आपका पूरा तरीका यहां पर बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप कैसे लिखोगे। संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है। फिर संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें अवगुणों का अभाव है। बहुत शानदार। संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें अवगुणों का अभाव है, टिप्पणी कीजिए। अब कमेंट सब जब आता है तो आप उत्तर कैसे लिखोगे 100 शब्दों में, तो उसको भी प्रेजेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हो। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है मात्र 50 शब्दों में। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ही क्यों अपनाया, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले लूंगा ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, उत्तरदायी सरकार और स्थायी सरकार में क्या अंतर है। 50 शब्दों में। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी सदस्यता का क्या अर्थ होता है 15 वर्ड्स के अंदर। वेस्टमिंस्टर स्वरूप से आप क्या समझते हो। ध्यान रखना दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली के रूप को ही वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, जो ब्रिटेन में प्रचलित है। क्या भारत में केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में जहां केंद्रीय स्तर पर आर्टिकल 74 और 75 संसदीय शासन प्रणाली की ओर संकेत करता है, वहीं 163-64 राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली की स्पष्ट करता है। नामित और वास्तविक कार्यपालिका क्या अर्थ है और भारत ने अध्यक्षीय प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया। इतने क्वेश्चंस जो है वो आपके संसदीय शासन प्रणाली से दोस्तों निकल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चंस प्रेजेंट किए। उसके बाद हम एक ओवरव्यू सबसे पहले लेते हैं ताकि आपको ये पूरी प्रक्रिया एक बार समझ में आ जाए। उसके बाद में आपके सामने 1 to 1 आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया में अभी वर्तमान में हम केवल यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स टोटल हैं। 193 देश है। उन 193 देशों में शासन के अलग अलग रूप हैं। तो मैंने क्या कहा, शासन के विभिन्न रूप उपलब्ध हैं। दुनिया में शासन के विभिन्न रूप उपलब्ध है, जिसमें से जो 3 रूप जो मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक है सबसे पहले, किसी देश में राजतंत्रात्मक शासन हो सकता है। राजतंत्रात्मक शासन का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो राजतंत्रात्मक शासन का एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे
सऊदी अरब जो है वहां पर आज भी वंशानुगत शासन है। आप जाओगे अगर दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रुनेई के अंदर, तो ब्रुनेई के अंदर भी राजतंत्रात्मक शासन है। मतलब आप अफ्रीका के बहुत सारे देश और अरब प्रायद्वीप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर आज भी राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब जैसे मुगल वंश था, सल्तनत काल थी, वो राजवंश है। राजस्थान के राजपूताना के अंदर कई शासन ऐसे थे जो सब के सब राजतंत्रात्मक, अर्थात वह शासन जिसमें राजा या रानी में संपूर्ण शासन की संप्रभुता निहित होती है और राजा या रानी की मौत के बाद उनका पुत्र या पुत्री जो है वो राजा बन जाते हैं। इस प्रकार की शासन प्रणाली को हम राजतंत्रात्मक शासन कहते हैं। दुनिया के कई देशों में आज भी शासन प्रचलित है, परंतु इस शासन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहां पर जनता की भागीदारी नहीं होती है। जनता की भागीदारी नहीं होती है और नई सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। जब सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं है तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। तो पहला हो गया आपका राजतंत्रात्मक। दूसरा, तानाशाही शासन। जब कोई व्यक्ति विशेष जो है अपने साथियों के साथ सत्ता पर काबिज हो जाता है, वो चाहे सेना के माध्यम से हो, जैसे आप देखोगे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप देखोगे म्यांमार के अंदर अभी जुंटा शासन ने वहां की लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके और वहां पर तानाशाही शासन स्थापित कर लिया है। आप देखोगे पाकिस्तान में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां 47 के बाद 1947 के बाद 4 बार तानाशाही शासन स्थापित हुए हैं। ये तानाशाही अगर सेना के द्वारा स्टैब्लिश की गई हो तो इसे सैन्य तानाशाही कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय रूप जो है उसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक शासन। डेमोक्रेटिक शासन जो है वो बेसिकली दुनिया का सबसे लोकप्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेही शासन माना जाता है लोकतांत्रिक शासन। तो हम यहां पर एक पॉइंट हमें मिला, लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप देखोगे लोकतंत्र जो बेसिकली शब्द है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी, डिमोस प्लस क्रेसिया। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिमोस प्लस क्रेसिया। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, डिमोस का मतलब जनता और क्रेसिया मतलब शासन, अर्थात ऐसा शासन जो जनता का हो, उस जनता के शासन को हम कहते हैं लोकतंत्र। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा क्या है, तो ऐसा शासन जो जनता के लिए, जनता के द्वारा हो, उससे हम लोकतंत्र कहते हैं। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के जितने भी देश हैं उनमें अधिकांश देशों में डेमोक्रेसी है। ये लोकतंत्र जो है 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि किसी देश की संपूर्ण जनसंख्या शासन में भागीदारी करे तो इस प्रकार के शासन को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब संपूर्ण जनसंख्या की भागीदारी हो, संपूर्ण नागरिक की भागीदारी हो तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई स्पष्ट एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो सकता, एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन इसका नियरेस्ट आइडियल एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली स्विट्जरलैंड होता है। स्विट्जरलैंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वहां पर भी एकदम प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। वहां पर जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उसके लिए जनता के माध्यम से जनमत संग्रह कराया जाता है। जनता के माध्यम से जनमत संग्रह करा करके और या रेफरेंडम करा करके डिसीजन लिया जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, यदि जनता खुद शासन में भागीदारी हो तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और यदि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन करें, तो शासन के ऐसे रूप को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और दुनिया में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों, उसके 2 रूप है। ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो लोकतंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कैसा, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है तो शासन के ऐसे स्वरूप को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की पूरी दुनिया में 2 सबसे बेस्ट प्रणालियां हैं, जिसको एक हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इसको हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इसको भी कह सकते हैं, या अध्यक्षीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
संसदीय शासन प्रणाली का दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है सबसे पहला यूनाइटेड किंगडम का, यूके का माना जा सकता है। साथ ही साथ क्योंकि यूके में राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित नहीं है, इसलिए दुनिया में संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो भारत माना जाएगा। हालांकि यूके और भारत दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों वो है अमेरिका, यूएसए जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा 5 मिनट का रिव्यू बताना चाहूंगा कि जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें एक देश में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने सपोज करो दोस्तों ले लिया भारत का, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मैंने एग्जाम्पल लिया यूएसए का। इसके माध्यम से हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए मैंने संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उस शासन के उस रूप को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। आप कहोगे सर हमें यह परिभाषा समझ में नहीं आई, तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझा देता हूं। संसदीय शासन प्रणाली, और मैंने भारत का एग्जाम्पल लिया और मैंने मान लीजिए यहां पर लिख दिया ये भारत है। अब भारत में अगर संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है भारत में संसद होगी। संसद का जो सबसे लोकप्रिय नाम या पॉलिटी में इसका जो नाम है उसको हम कहेंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका। और ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी देश में अनिवार्य रूप से सरकार होगी, और चूंकि हम किस सरकार की बात कर रहे हैं, सेंटर की, तो हो जाएगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं कहना चाहूंगा कि भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका भी है और भारत में केंद्र सरकार भी है। क्या अमेरिका में संसद है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका में भी केंद्रीय व्यवस्थापिका है, जिसको हम केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका दोनों कह सकते हैं। वो दोनों शब्द माने होंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय व्यवस्थापिका। और यहां पर आप लोग ध्यान रखोगे, यहां पर भी केंद्रीय सरकार होगी, जिसको हम कहेंगे संघीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट वहां पर सही नाम आएगा। उसका जो सही नाम होगा वो बेसिकली आएगा संघीय सरकार। तो मैं यहां पर 1 मिनट के लिए संघीय सरकार यहां पर लिख देता हूं। तो यह पॉइंट मैंने लिखा संघीय सरकार। मैं 5 मिनट के अंदर आपको इसके ओवरऑल इस रूप में आ जाऊंगा कि इसमें आंसर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो इस डायग्राम के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके राइज होंगे। अब भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को ध्यान रखना, दोनों में लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन किसी को हम कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली और किसी को हम कहेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली। किस आधार पर? तो दोस्तों उत्तर होगा कि केंद्रीय व्यवस्थापिका और केंद्र सरकार के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों के आधार पर, उसके विभेद के आधार पर एक प्रणाली को कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली और एक प्रणाली को कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब आप देखिए, जो हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसका सबसे लोकप्रिय नाम है संसद, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। और हमारी संसद जो है दोस्तों ध्यान रखना द्विसदनीय है, जिसको हम कहेंगे बाई कैमरल, द्विसदनीय है। अर्थात हमारी संसद के 2 हाउस है, जिसमें से एक हाउस का नाम है उच्च सदन अपर हाउस और एक का नाम है निम्न सदन लोअर हाउस। अब आप लोग ध्यान रखना, जो हमारा अपर हाउस है उसको हम कहते हैं राज्यसभा, उसको हम कहते हैं राज्यसभा। जो कि हमारा लोअर हाउस है, निम्न सदन है, उसको हम कहते हैं लोकसभा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो लोकसभा है वो बेसिकली जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। लोकसभा के जो प्रतिनिधि है वो जनता द्वारा चुने गए हैं, इसलिए यहां पर लोअर हाउस लोकसभा है। इसे निम्न सदन जरूर कहा जाता है, लेकिन यह पावरफुल होता है। अब सबसे पहले आप कहोगे सर कि केंद्र सरकार कहां से बनती है? तो ध्यान रखना, सेंटर में जो गवर्नमेंट बनती है, केंद्र जो सरकार बनती है, वो सरकार केंद्रीय व्यवस्थापिका से बनती है। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर ये एक घड़ा है पानी का, तो ये गिलास है और इस गिलास में जितना पानी आया है वो इस घड़े में से आया है। अर्थात भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वो संसद से बनती है। कहने का मतलब क्या होगा कि और कहां से बनती है? तो संसद से। और किसकी बनती है? वह पार्टी जिसने
संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो। जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया हो लोकसभा में, उसकी सरकार बनती है। इसलिए यहां पर पहली बात, केंद्रीय व्यवस्थापिका से ही केंद्र सरकार बनती है। इसलिए यहां पर कौन सा सिद्धांत काम करता है? विलय का सिद्धांत काम करता है। और जो सरकार बनती है वो सरकार बेसिकली उस सरकार की वास्तविक शक्ति जो है, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसकी जो रियल पावर है, वास्तविक शक्ति है, वो बेसिकली मंत्री परिषद के पास निहित होती है। ये होगी वास्तविक। और इस केंद्र सरकार का जो नाम मात्र का या नामित कह सकते हैं, नाम मात्र की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के औपचारिक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति में निहित होती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यहां पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। तो यहां से 2 पॉइंट आपको मिल गए। नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है कि यहां पर विलय का सिद्धांत काम करता है। नंबर 2, यहां पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। यहां पर उत्तरदायित्व का मतलब होगा कि जो मंत्री परिषद अर्थात जो केंद्र सरकार है वह संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। साथ ही साथ यहां पर दोहरी सदस्यता भी काम करती है। यहां पर दोहरी सदस्यता का मतलब होगा कि जो केंद्र में मंत्री बनेगा उस मंत्री का संसद का सदस्य होना जरूरी है। यदि उस संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे चुनाव जीतना होगा। अब हम चलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली की ओर थोड़ा सा, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनेगा आपका, तो ध्यान रखना। यहां पर केंद्रीय व्यवस्थापिका को अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, और अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको भी 2 हाउस है, अर्थात वह भी द्विसदनीय है, हम कहेंगे बाई कैमरल है। उसके एक हाउस का नाम है सीनेट, जिसको हम कहेंगे अपर हाउस, और एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रतिनिधि सभा के नाम से उसको जाना जाता है। अब ये उच्च सदन हो गया और ये निम्न सदन हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अमेरिका में जो संघीय सरकार बनती है उसमें वास्तविक या नाम मात्र की कोई चीज नहीं होती है। जो भी होती है केवल एक सरकार होती है, और उसका प्रमुख जो है वो बेसिकली राष्ट्रपति होता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका से नहीं होता है, बल्कि जनता जो है वो बेसिकली एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो यहां पर पहला सिद्धांत क्या काम करेगा कि जो संघीय सरकार के जो मेंबर होंगे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होंगे, अर्थात यहां पर वहां पर सिद्धांत काम कर रहा था विलय का सिद्धांत, और यहां पर सिद्धांत काम करेगा पृथक्करण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर पहला पॉइंट आया था क्या? विलय का सिद्धांत, और यहां पर आया है सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। और जबकि यहां पर जो राष्ट्रपति बना है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि यहां पर स्थायित्व का सिद्धांत काम करता है। अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वह 4 साल तक रहेगा। यदि बीच में वो मर जाता है तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको देने का प्रयास किया कि संसदीय शासन प्रणाली में केंद्रीय व्यवस्थापिका और केंद्र सरकार के बीच क्या रिलेशन होता है। अब इसी आधार पर हम बहुत सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। एक हम यहां पर देख लें थोड़ा सा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका अगर मैं ओवरव्यू दूं आपको, तो यहां पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, दोहरी कार्यपालिका, अर्थात एक वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्री परिषद कहते हैं और एक नाम मात्र की जो राष्ट्रपति होता है। मेजोरिटी पार्टी रूल, वह पार्टी जिसने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो उसकी सरकार बनती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डबल मेंबरशिप, जो सरकार का मंत्री होता है, जो सरकार का मंत्री होता है वो बेसिकली संसद का सदस्य होना जरूरी है। यदि वो संसद का सदस्य नहीं है, यदि वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे चुनाव जीतना होगा। यहां पर केंद्रीय मंत्री परिषद का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा को विघटित कर सकता है, जबकि वहां पर नहीं कर सकता। यहां पर फ्यूजन ऑफ पावर्स है, मतलब शक्तियों का मिश्रण है, वहां शक्तियों का सेपरेशन है। देखो यहां पर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, यहां पर सिंगल एग्जीक्यूटिव। ये अमेरिका का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। यहां पर प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली, मतलब राष्ट्रपति और विधायिका का चुनाव पूरी तरह से अलग अलग होता है। यहां पर उत्तरदायित्व सिद्धांत नहीं काम करता है, बल्कि यहां पर स्थायित्व का सिद्धांत काम करता है। सिंगल मेंबरशिप का मतलब क्या होगा? जो राष्ट्रपति का सचिव होगा, जिसको हम कहते हैं विदेश सचिव, हमारे यहां कहते हैं विदेश मंत्री, वहां कहेंगे फॉरेन सेक्रेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो अगर विधायिका का सदस्य है तो वहां से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पर राष्ट्रपति का प्रभुत्व ज्यादा होता है, लेकिन राष्ट्रपति निम्न सदन को विघटित नहीं कर सकता, और यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो ये पॉइंट्स हमें यहां पर समझने होंगे। अब इसके आधार पे हम एक एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन 15 शब्दों के अंदर 15 वर्ड्स में पहला क्वेश्चन आपके पास में जो आया, वो पहला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए आपको 15 शब्दों में ये दिया गया, तो आप इसमें सबसे पहले जब 15 वर्ड्स में लिखोगे आप, तो दोस्तों ध्यान रखना 15 वर्ड्स में जब लिखते हैं तो शब्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली आयाम होते हैं। आप कहोगे सर आयाम क्या होते हैं? आयाम का मतलब होता है डायमेंशन, मतलब एक उत्तर जो आप 15 शब्दों में रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको कितने डायमेंशन के साथ प्रस्तुत कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आप जब संसदीय शासन प्रणाली लिखोगे तब आप इसमें क्या बताओगे? सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आपको यूज में लेने होंगे, ताकि आपसे एग्जामिनर बहुत बेहतर तरीके से प्रभावित हो सके। अब वो कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे? नंबर 1 देखो, सबसे पहले नंबर 1 पहला पॉइंट जो होगा, पहला पॉइंट आप इसकी स्टार्टिंग कहां से करना? लोकतंत्र से, मतलब मैं कह सकता हूं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, मतलब एक कीवर्ड हो गया लोकतांत्रिक शासन। दूसरा आपको बताना है, दूसरा यह भी एक प्रकार की व्यवस्था है, तो एक शब्द यूज करेंगे व्यवस्था का। तीसरा आप इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द यूज में लोगे, जो होगा आपका केंद्रीय व्यवस्थापिका, मतलब संसद, ये आप यूज में लेना। और केंद्रीय व्यवस्थापिका आएगी तो केंद्रीय कार्यपालिका भी आएगी, मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, उसका भी आपको यूज कर रहा है। और चौथा और इंपॉर्टेंट है विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो बेसिकली है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जब पहली बात तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको भारत की संसदीय शासन प्रणाली बतानी है, बल्कि वो किसी भी शासन प्रणाली को आपसे पूछ सकता है, किसी भी शासन प्रणाली को। तो आपको एक वृहद डायमेंशन के साथ उत्तर लिखना होगा। कैसे? अब 15 वर्ड्स है, तो 15 शब्दों वाले इस प्रश्न को आप जो है लगभग 20 शब्दों तक लिख सकते हो। इतनी जगह वहां पर होती है जो हमने आंसर राइटिंग देखी उसके अंदर। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन की वह व्यवस्था जिसमें केंद्रीय कार्यपालिका का गठन केंद्रीय व्यवस्थापिका से अर्थात विलय के सिद्धांत के आधार पर होता है, एवं केंद्रीय कार्यपालिका केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि दो सिद्धांत यहां पर इंपॉर्टेंट है, विलय का सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व का। अगर ये क्वेश्चन 50 शब्दों में पूछे तो आप फिर लिख सकते हो कि यहां राष्ट्रपति निम्न सदन को विघटित कर सकता है, यहां पर वास्तविक कार्यपालिका और नामित कार्यपालिका और दोहरी सदस्यता का प्रावधान काम करता है। ये उत्तर आपका इस रूप में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो आप 50 शब्दों में लिखने से पहले आपके दिमाग में 5 पॉइंट्स आना जरूरी है। 5 पॉइंट, और वो 5 पॉइंट कौन से होंगे दोस्तों? वो 5 पॉइंट आप चाहो तो विशेषताओं को, मैं तो यहां पर डायग्राम बना के लिख रहा हूं, आपको तो वैसे लिखना है लाइन वाइज।
मैं आपके सामने पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि वो 5 विशेषताएं जो आपको डालनी है वो कौन कौन सी यहां पर आएगी, वो 5 पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो यहां पर जैसे सबसे पहले नंबर 1, मैंने आपको कहा कि संसदीय शासन प्रणाली में आप देखोगे जो संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस संसदीय शासन प्रणाली में मैंने कहा जो केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका, और आप कहोगे सर केंद्रीय कार्यपालिका क्या होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केंद्रीय कार्यपालिका में एक तो बेसिकली आपका नामिक या नाम मात्र का उसका प्रमुख है जिसको हम कहेंगे राष्ट्रपति, और एक है वास्तविक कार्यपालिका जिसकी रियल पावर जो है वो बेसिकली निहित होती है मंत्री परिषद में। तो पहली विशेषता क्या हो गई, पहली विशेषता हो गई नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका का प्रोविजन इसमें होता है, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, उसमें पॉइंट क्या आएगा, मंत्री परिषद, और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, और लोकसभा कौन है दोस्तों, वह सदन जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, यहां पर इसकी विशेषता है कि यहां पर विलय का सिद्धांत काम करता है। आप कहोगे सर विलय का सिद्धांत का मतलब क्या होगा, विलय के सिद्धांत का मतलब होगा कि संसद से ही सरकार बनती है, जो सरकार बनती है वो सरकार के जितने मंत्री होंगे वो सब के सब संसद के किसी न किसी हाउस के मेंबर होंगे। तो यहां पर विलय का सिद्धांत काम करता है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं यहां पर दोहरी सदस्यता का प्रावधान है। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या होगा, दोहरी सदस्यता का मतलब जो सरकार का मंत्री है वो सरकार का मंत्री तभी बन पाएगा जब वह संसद का सदस्य है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं ये दोहरी सदस्यता का प्रोविजन यहां पर काम कर सकता है। और पांचवा और इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति निम्न सदन को विघटित कर सकता है, राष्ट्रपति निम्न सदन को विघटित कर सकता है। और ध्यान रखना दोस्तों, छठा पॉइंट भी डाल सकते हो, और 6th पॉइंट जो आपका होगा वो होगा कि यहां स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है। अतः यदि कोई सरकार लोकसभा में समय से पहले विश्वास खो देती है तो दूसरी सरकार अर्थात विपक्ष जो है सरकार बने दावा पेश करके वैकल्पिक सरकार की स्थापना की जा सकती है। तो ये वैकल्पिक सरकार का जो प्रोविजन है ये जो है ये भी इसकी विशेषताओं में आएगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से डालना है। तो ये पॉइंट आओ, और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना अगर ये 100 शब्दों में आए तो कुछ पॉइंट और डाल देना। जैसे यहां पर जितने मंत्री हैं वो सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखते हैं वो है गोपनीयता, सरकार की प्राइवेसी किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। और 8वां पॉइंट यहां पर इस मंत्री परिषद का नेतृत्व किसके हाथ में होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व, जो मंत्री परिषद का प्रधान होता है। तो ये पॉइंट्स दोस्तों आपको सबसे पहले संसदीय विशेषताओं में डालना है। ये पॉइंट्स अगर आपने डाल दिए तो आपका बहुत बेहतर उत्तर आएगा यहां पर 50 वर्ड्स के अंदर। और यहां पर देखो कोई वर्ड नहीं है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसलिए आप सीधा पॉइंट बनाकर भी इसका उत्तर डाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। 100 शब्दों में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। तो आप सबसे पहले आप एक शॉर्ट एंड स्वीट भूमिका लिख सकते हो, और भूमिका लिखने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना कि इस पॉइंट का इसका उत्तर लिखने के लिए आप मुख्यतः इसके 5 जो है वो बेसिकली 5 पॉइंट्स के आधार पर इस उत्तर को लिखने का प्रयास करना। वो 5 पॉइंट मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट होगा व्यवस्था से निकटता, व्यवस्था से निकटता। आप होगा सर इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब होगा कि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। और चूंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था प्रचलित थी और भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ, अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1792, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1935 एक लंबा संवैधानिक विकास ब्रिटेन के अंतर्गत भारत में होता है। और चूंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित थी, इसलिए व्यवस्था से निकटता के कारण भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया। ये आपको एज इट इज उत्तर जो है दोस्तों आगे पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मैंने पूरा उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि जो भारत है, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, मल्टी कल्चरल कंट्री है। आप कहोगे सर बहुसांस्कृतिक देश किसे कहते हैं? बहुसांस्कृतिक देश वो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां निवास करती हो, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हो, विभिन्न प्रकार के भाषाओं के लोग निवास करते हो, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लोग निवास करते हो। और ध्यान रखना इस प्रकार के समाज की विशेषता होती है कि वो समाज विकास से ज्यादा अपनी भागीदारी पर बल देता है। अर्थात जैसे आप देखोगे तमिल संस्कृति, तेलुगु संस्कृति, कन्नड़ संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति, कश्मीरी संस्कृति, गुजराती संस्कृति, महाराष्ट्रीय संस्कृति, मतलब जब कोई मंत्री बनाया जाएगा, भारत जब केंद्रीय मंत्री परिषद बनेगी तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा कि भारत के सभी संस्कृतियों से मंत्री बनाए जाएं, ताकि हर संस्कृति थोड़ा हो। साथ ही साथ भारत में 4 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उनको रिप्रेजेंटेशन देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, उन भाषाओं का भी रिप्रेजेंट दिया जाएगा। साथ साथ क्षेत्र कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, तो उस रिप्रेजेंटेशन को वैसे भी दिया जाएगा। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से सभी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता था, इसलिए भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो है, जो आपको लगता है कि भारत ने इस व्यवस्था को क्यों अपनाया, तो इस व्यवस्था में तानाशाही का खतरा बहुत कम है। तानाशाही का खतरा कम। आप कहोगे सर अगर भारत के पास 2 ही विकल्प थे, या तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाता और या फिर भारत के पास में था कि वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाना, तो अगर भारत अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाता तो आपको बताया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता एक व्यक्ति विशेष के हाथ में पूरी तरह से केंद्रित होने की संभावना रहती है। तो आपको सर अमेरिका में पिछले 250 साल से वहां पर चल रहा है, तो हमारे यहां पर तानाशाही कैसे आएगी? अमेरिकी समाज और भारतीय समाज में अंतर है। अमेरिकी समाज शिक्षित समाज है। भारत 1947 में भारत की साक्षरता का लेवल इतना ज्यादा नहीं था, भारतीय समाज इतना जागरूक नहीं था। और जब जागरूक समाज नहीं होता है तो जिसके हाथ में सत्ता आती है वह सत्ता पर कब्जा करने का पूरा प्रयास करता है और तानाशाही का खतरा मंडराता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया कि इस शासन प्रणाली में बेसिकली विधायिका एवं कार्यपालिका, मतलब संसद और सरकार के मध्य सहयोग और समन्वय की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी का संसद में बहुमत होगा, इसलिए यहां पर टकराव की संभावना कम होती है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि यहां विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग और समन्वय की संभावना अधिक थी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि भारत एक उपनिवेश रहा और औपनिवेशिक काल के अंदर जितने भी गवर्नर जनरल आए, जितने भी वाइसरॉय आए, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसलिए हमने आजादी के बाद जो फॉर्मेट समझा, हमने कहा कि सरकार भले 1 दिन हो, चाहे 13 दिन चले, चाहे 13 महीने चले और चाहे 5 साल चले, वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। तो हमने किस सरकार को वरीयता दी? उत्तरदायी सरकार को वरीयता देने के कारण, ये इन पॉइंट्स के कारण भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। तो ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं।
एक आपसे पूछे कि संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करना है, यहां पर प्रमुख गुणों से पहले सबसे पहले भूमिका के अंदर आप संसदीय शासन प्रणाली की एक छोटी सी परिभाषा यहां पर डाल देना, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई है, और उसके बाद इसके गुणों को चाहो तो पॉइंट वाइज करके एक एक पॉइंट को यहां पर बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो और आप फिर अपना उत्तर लिख सकते हो। ध्यान रखना, मैं ऐसे डायग्राम बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको इतने डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप वहां पर उत्तर अपना प्रस्तुत कर सकते हो। अब जैसे यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं, तो नंबर 1 इसका सबसे पहला गुण जो मैं मानता हूं वो है, यहां पर सबसे बड़ा गुण है कि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है। और इसी पॉइंट को दोस्तों आप लोग डिस्क्राइब भी कर देना, मैंने पीछे समझा दिया है, पॉइंट में आपको निकाल दूंगा। नंबर 2 यहां पर विलय का सिद्धांत काम करता है। विलय का सिद्धांत काम क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे पूरा समझा दिया है उस डायग्राम के माध्यम से। तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर तानाशाही का प्रतिषेध है, तानाशाही का प्रतिषेध है, ये पॉइंट भी आपको यहां पर डालना है। चौथा पॉइंट जो है यहां पर व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मतलब व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होगा कि भारत जो एक बेसिकली आप देखोगे भारतीय समाज जो है वो एक बहुसांस्कृतिक समाज है और उस बहुसांस्कृतिक समाज में सब जाति समाज क्षेत्र के लोग चाहते हैं को उनको भागीदारी मिले और वो इस प्रकार की शासन प्रणाली के माध्यम से अर्थात संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से संभव है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते हो। साथ ही साथ यहां पर एक सरकार, मान लीजिए वो सरकार सही काम नहीं कर रही है और उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार यहां पर विपक्ष को दिया गया है, तो अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो गया तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होगी कि यहां पर वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था हो सकती है, अर्थात विपक्ष अगर बहुमत का दावा करे तो वो सरकार बिल्कुल 100% बन सकती है। तो यहां पर यह भी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि यहां पर वैकल्पिक सरकार का फॉर्मूला भी यहां पर अपनाया जा सकता है। 5वां पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और 100 वर्ड्स में। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहां पर, मतलब इसके आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप यहां पर जाइए आलोचनात्मक मूल्यांकन। पहली बात तो जो मूल्यांकन शब्द आएगा, तो मूल्यांकन शब्द की विशेषता क्या होती है कि मूल्यांकन शब्द में हमें क्या करना होता है कि इसकी कौन सी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां, और यहां पर उपलब्धियों का मतलब होगा संसदीय शासन प्रणाली के कौन से गुण हैं और कौन सी इसकी कमियां हैं, और यहां पर कमियों का मतलब क्या होगा, दोष। ठीक है दोस्तों, अगर केवल मूल्यांकन शब्द आता, अगर यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर केवल ये मूल्यांकन शब्द आता, तब तो आपको सीधा सीधा इसकी उपलब्धियां और कमियों को 3:1 में दिखाना था। मतलब आपको 3 इसके गुण और 1 इसके अवगुण, या मान लीजिए 6 गुण और 2 अवगुण दिखा सकते हो, 3:1 के अंदर आएगा। लेकिन जस्ट चूंकि यहां पर आ गया है, शब्द आ गया है आलोचनात्मक मूल्यांकन, शब्द यहां पर आ गया है आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन की इस स्थिति में यहां पर ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसकी उपलब्धियों को कम दिखाना है और इसकी कमियों को ज्यादा दिखाना है, 1:3 के अंदर दिखाना है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संसदीय शासन प्रणाली की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है। और जब क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाता है तो ध्यान रखना उसके कुछ गुण बताते हुए उसके दोषों को ज्यादा दिखाना है।
जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उन ड्रॉबैक्स को जब दिखाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, संसदीय शासन प्रणाली की परिभाषा बता दोगे और उसके दो इंपॉर्टेंट गुण जैसे उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्यापक भागीदारी, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, ये बता देंगे। फिर कमियां, अब आपको सर इसकी कमियों में क्या दिखाएंगे, तो इसकी कमियों में सबसे बड़ा पॉइंट आएगा कि यहां पर स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को वरीयता दी गई है। तो यहां पर पहला जो गुण होगा यह होगा स्थायित्व की कमी है। और आपने देखा कि भारत के अंदर 1990 और 2000 का दशक पूरा का पूरा गठबंधन सरकारों में निकल गया। इसलिए जब किसी एक पार्टी के पास पूरी तरह से बहुमत नहीं हो तो उस स्थिति में रुमाल लेना, उस स्थिति में अस्थायी सरकार बनने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और ऐसा भारत ने 20 साल तक, 2 दशक तक ऐसा देखा। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा क्या होता है कि यहां पर सरकार बदलते ही नीतियां बदलने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि संसद में से ही सरकार बनती है। अगर आने वाली नई सरकार के पास संसद में बहुमत हुआ तो पिछली सरकार के कार्यों को बदल देगी। तो यहां पर नीतियों में अनिश्चितता का अभाव होता है। नीतियों में निश्चितता का अभाव, या सीधा कह सकते हो नीतियों में अनिश्चितता, ये पॉइंट भी आप डाल सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट जो है, वो थर्ड पॉइंट जो आपके पास आएगा, तीसरा पॉइंट, कई बार एक ही पार्टी के पास संसद में पूर्ण बहुमत आ जाए तो पूर्ण बहुमत के उस स्थिति में मंत्रिमंडल इस प्रकार से काम करता है कि जैसे मंत्रिमंडल निरंकुश हो गया हो। तो मंत्रिमंडल निरंकुशता का गुण वहां पर व्यापक स्तर दिखाई देता है। इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, और साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्तमान सरकार भी कुछ मामलों पर अपनी मंत्रिमंडलीय निरंकुशता को दिखा रही है, जो कि अच्छा गुण नहीं माना जाता है। साथ ही साथ यहां पर शक्ति का पृथक्करण जो कम है, हालांकि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, लेकिन चूंकि आपको पता है शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है ये। कैसे कि संसद में से ही सरकार बनती है, इसलिए सरकार और संसद आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि अमेरिका में संसद और सरकार अलग अलग है, वहां पर शक्तियों का पृथक्करण है, यहां पर शक्तियां आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ कई बार ये होता है कि अकुशल व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ये बहुत कम संसाधन है कि वो किसी और को नहीं बना सकता, उसी को मंत्री बनाएगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहा हो। जबकि अमेरिका में क्या है कि वह सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अलग किसी एक्सपर्ट को अपना सेक्रेटरी बना सकता है। यहां पर अकुशल व्यक्ति जब मंत्री बनता है, जैसे आप देखिए कई बार ऐसे व्यक्ति को पर्यावरण मंत्री बना दिया जाता है जिसको बिल्कुल भी उसका नॉलेज नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपका यहां पर आएगा, ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखना दोस्तों। और आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप बहुत बेहतर नंबर तब ला पाओगे जब आपको इस बात का पता हो कि मूल्यांकन शब्द का मतलब क्या है और आलोचनात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। उसके बाद नंबर 6 पे चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अवगुणों का अभाव है। अवगुण का मतलब क्या होगा दोस्तों? अवगुण का मतलब होगा ऐसी प्रणाली जिसमें दोषों का अभाव है। दोषों का अभाव है। हां, एक पॉइंट में बताना भूल गया, जब आप उत्तर लेखन लिखोगे तो उसमें कुछ इसकी उपलब्धियां दिखाने के बाद इसकी कमियों को ज्यादा फोकस करना इस वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें अवगुणों का अभाव है, मतलब अवगुण नहीं है। टिप्पणी कीजिए, और ध्यान रखना दोस्तों, जब टिप्पणी शब्द आएगा तो वहां पर 100% इसका इंग्लिश वर्जन होगा, कमेंट कीजिए। और जब भी किसी क्वेश्चन के लास्ट में
कमेंट शब्द आता है तब आप लोग ध्यान रखना, हमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के पक्ष में लिखना है, उसके बाद हमें उसके स्टेटमेंट के विपक्ष में लिखना है, और लास्ट में हमें एक संतुलित दृष्टिकोण व्यक्त करना है, एक बैलेंस व्यू प्रेजेंट करना है, संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है, संतुलित दृष्टिकोण वहां पर व्यक्त करना है। आप कहोगे सर ये हमारे को 100% समझ में नहीं आया, तो आप सबसे पहले एक भूमिका यहां बनाओगे, और भूमिका का मतलब वो भूमिका नहीं जो एकेडमिक मतलब बीए एमए के एग्जाम बनाते वो नहीं, यहां पर टू द पॉइंट आपको उत्तर लिखना होगा। मतलब आप इसकी शुरुआत कहां से कर सकते हो, इसकी शुरुआत आप करोगे लोकतंत्र से, और लोकतंत्र से आप आ जाओगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप सीधा आ जाओगे संसदीय शासन प्रणाली पर। मतलब इन 3-4 शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। और फिर यह बताने के बाद आपको एक पैरा पूरा इसका बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली के गुण क्या है। जो गुण मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, उत्तरदायित्व को वरीयता, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, व्यापक भागीदारी की व्यवस्था, दोहरी सदस्यता का प्रावधान, बहुसांस्कृतिक समाज के लिए उपयोगी, ऐसे पॉइंट लिखना है। फिर आपको एक पैरा यहां पर लिखना है। लेकिन जब आप थर्ड पैरा लिखोगे दोस्तों, तब हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि थर्ड पैरा को आप सेकंड पैरा के साथ कनेक्ट करने का पूरा प्रयास करें। और जब कनेक्ट करोगे आप तो कुछ पॉइंट्स ऐसे डालोगे शुरुआत में ताकि लगे कि ऊपर का उत्तर का पार्ट नीचे वाले पार्ट से जुड़ गया है। जैसे यहां पर आप लिख सकते हो, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो संसदीय शासन प्रणाली में भी कई दोष हैं। जैसे जो मैंने अभी आपको बताए थे, कौन से दोष इसमें हैं। नंबर 1 जो दोष के पॉइंट में बताए थे, जैसे आप कोमा करके डाल देना, अस्थिर सरकार, खोलने की आवश्यकता नहीं है पॉइंट को, सीधा पॉइंट लिख सकते हो। अस्थिर सरकार, नीतियों में अनिश्चितता का अभाव, कोमा शक्ति पृथक्करण न होना, कोमा मंत्रिमंडल की निरंकुशता जैसे। अब लास्ट पैरा हो जाएगा। लास्ट पैरा कौन सा होगा, संतुलित दृष्टिकोण। और संतुलित दृष्टिकोण में क्या लिखोगे, अतः स्पष्ट है, यहां पर लास्ट में अतः स्पष्ट है। अब लास्ट जो लिखोगे वो इतना बेहतरीन लिखना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए, लेकिन ऊपर वाले पैरा के विपरीत नहीं होना चाहिए। कैसे लिखोगे, अतः स्पष्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली में भी कुछ दोष अवश्य है, अर्थात ये पूरी तरह से अवगुणों से मुक्त नहीं है, परंतु भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज एवं भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए संसदीय शासन प्रणाली ही भारतीय समाज के सबसे अधिक अनुकूल है। अतः इसी प्रणाली को यहां पर अपनाया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है, यह आपका उत्तर होगा, यह आपका बेहतरीन उत्तर होगा।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं 50 शब्दों में। तो क्या उत्तर होगा, इसको आप लिखोगे, संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्व की तुलना में यहां पर उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता प्रदान की गई है। उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय कार्यपालिका या राज्य कार्यपालिका सामूहिक रूप से, और सामूहिक का मतलब क्या होगा, पूरी मंत्रि परिषद संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा और राज्य स्तर पर विधानसभा, मतलब अगर राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा और संसद की बात करेंगे तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसका अर्थ यह भी है कि यदि सरकार के किसी एक मंत्री पर आरोप लगता है और उस आरोप के लिए विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो पूरी सरकार के विरुद्ध माना जाएगा। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में स्थायित्व की तुलना में सामूहिक उत्तरदायित्व को सबसे अधिक वरीयता प्रदान की गई है। दोस्तों ध्यान रखना, 50 शब्दों में भी आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पहले निकाल लेना, नहीं तो अदरवाइज कीवर्ड्स अगर नहीं होंगे तो उत्तर इतना मजा नहीं आएगा। साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का आप क्या समझते हो, तो आप दोनों डायमेंशन कवर करना, केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र जब लिखोगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य स्तर पर राज्य मंत्रिपरिषद। केंद्रीय स्तर पे लोकसभा निम्न सदन है, राज्य स्तर पर विधानसभा है, बाकी सब सेम हो जाएगा। तो यह आपका बेहतरीन उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है, तो वहां पर आप देख लेना। भारत एवं ब्रिटेन दोनों में ही संसदीय शासन प्रणाली है, परंतु फिर भी दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर पाया जाता है। अंतर के इन बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले आप एक यहां पर एक भूमिका बना दोगे सबसे पहले तो, और नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपकी ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट 15 से 20 शब्दों में होनी चाहिए यहां पर। और इस भूमिका में दोस्तों आप क्या लिखोगे, और भूमिका हमेशा क्या होनी चाहिए, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर वहां से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे भारत एवं ब्रिटेन दोनों में ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने पर इनमें अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये आप सबसे पहले स्टार्ट कर दोगे। स्टार्ट करने के बाद आप लिख लेना भले पैरा वाइज, लेकिन मैं आपको ऐसे डायग्राम बना करके समझा देता हूं। जैसे आप देखोगे भारत, या मैं पहले इधर ब्रिटेन ले लेता हूं ताकि ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन हमारे से पुराना है। तो मैंने यहां ले लिया ये ब्रिटेन, और इस साइड में ले लिया ये भारत, यहां पर ले लिया भारत। सबसे पहले आप की पॉइंट्स को बाहर निकाल लेना। वो की पॉइंट्स बाहर निकलते आपका आधा उत्तर का फॉर्मूला तो वहीं स्पष्ट हो जाएगा। वो की पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, देखो। सबसे पहले नंबर 1, ब्रिटेन बेसिकली राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक
राष्ट्र है, जबकि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। पहला अंतर तो यहां पर आ गया, पहला अंतर तो यहां पर आ गया। मतलब क्या हुआ कि दोनों ही देश, चाहे भारत हो और चाहे ब्रिटेन हो, दोनों में ही संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। वो अंतर किस किस फॉर्म में है? नंबर 1, राजतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब क्या होगा कि ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बेसिकली महारानी है और महारानी का पद वंशानुगत है, जबकि भारत में राष्ट्राध्यक्ष जो है राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति जो है वो बेसिकली भारत में निर्वाचित है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो लेकिन निर्वाचित है। मतलब पहला अंतर क्या होगा? राजतंत्रात्मक और भारत क्या है? गणराज्य है। ब्रिटेन राजतंत्रात्मक, जहां पर वंशानुगत अध्यक्ष है देश का। दूसरा, हां, यह समानता है कि दोनों में क्या है? लोकतंत्र है। दोनों में समानता है, दोनों लोकतंत्र है। पहला पॉइंट, इसको मैं यहां ले लेता हूं, ये पहला पॉइंट। अब इसका दूसरा पॉइंट मैं यहां ले लूंगा ताकि आपको दिखाई दे। तो दूसरा पॉइंट यहां पर आपका दोस्तों, जो आपका सेकंड पॉइंट आएगा वो होगा कि जो ब्रिटिश पीएम है, ब्रिटिश पीएम जो है वो बेसिकली ब्रिटिश संसद की निम्न सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए जरूरी होगा, जो भी पीएम बने वो संसद के निम्न सदन का सदस्य होना जरूरी है। जबकि भारत में क्या होगा? भारत में पीएम जो है वो बेसिकली संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, अर्थात वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी का हो सकता है। इवन यदि वो नहीं भी है तो 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। ये वहां पर है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना कि वहां पर ब्रिटेन के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव है, ब्रिटेन में जो अविश्वास प्रस्ताव है वो मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है और मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। यहां पर जो अविश्वास प्रस्ताव है वो बेसिकली सरकार के खिलाफ लाया जाएगा, किसी मंत्री विशेष के खिलाफ नहीं आता है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखना। चौथा आप लोग ध्यान रखना, भारत में छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं है। ये छाया मंत्रिमंडल, आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो है उसमें मैंने पूरा शैडो कैबिनेट समझा रखा है, उसमें आप देखना। जबकि भारत में छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं है, छाया मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं है। ये पॉइंट भी आप लोग यहां पे ध्यान रखना। साथ ही साथ ब्रिटेन के अंदर पांचवा, यहां पर संसद, ब्रिटिश संसद दुनिया की सबसे ताकतवर संसद मानी जाती है। मतलब ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, जबकि भारत में आप लोग ध्यान रखना, हमारे यहां पर संविधान सर्वोच्च है और संविधान ने फिर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शक्तियों का विभाजन किया है। ये 5 पॉइंट्स के आधार पर आप इसके अंतर को स्पष्ट कर सकते हो। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने बिल्कुल आपको वो डायग्राम बना के समझा दिया था, जो आपको पता होगा। डायग्राम मैंने कहा था कि यहां पर विलय का सिद्धांत काम करता है, यहां पर पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। तो पहला तो सिद्धांत हो जाएगा विलय का सिद्धांत और यहां पे हो जाएगा पृथक्करण का सिद्धांत। ये मैंने आपको सबसे पहले वाले पेज में समझा रखा है। दूसरा, यहां पर नाम मात्र और वास्तविक दोनों प्रकार की कार्यपालिका प्रावधान है। यहां पर केवल वास्तविक कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति का प्रोविजन है। यहां पर दोहरी सदस्यता का प्रावधान है, यहां पर एकल सदस्यता का प्रावधान है। यहां पर राष्ट्रपति निम्न सदन को विघटित कर सकता है, यहां पर राष्ट्रपति निम्न सदन को विघटित नहीं कर सकता। यहां पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है, जबकि यहां पर स्थायित्व का सिद्धांत काम करता है। बाकी पॉइंट आप पहले वाले पॉइंट से लेना, पूरा इससे पहले मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरदायी सरकार और स्थायी सरकार में क्या अंतर है?
यहां पर इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहां पर इसका इतना ही मतलब है कि उत्तरदायी सरकार का मतलब थोड़ा सा आपको खींच के लाना है किसको, संसदीय शासन प्रणाली को। संसदीय शासन प्रणाली को मतलब वह शासन प्रणाली जिसमें सरकार संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि वो उत्तरदायित्व का पालन न करे तो विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटा सकता है और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की जा सकती है। उस सरकार को हम उत्तरदायी सरकार कहते हैं। जबकि अमेरिका जैसे देश में जहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वहां पर जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसे अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने का अधिकार है, महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़ करके। यदि राष्ट्रपति बीच में मर भी जाए तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वहां पर राष्ट्रपति बन जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी सदस्यता का क्या अर्थ है, तो दोहरी सदस्यता का मतलब यहां पर होगा कि जैसे एक हो गई केंद्रीय व्यवस्थापिका, और हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका का लोकप्रिय नाम है संसद, और संसद के 2 हाउस हैं, एक का नाम हो गया राज्यसभा और एक का नाम हो गया लोकसभा, और एक हो गई केंद्र सरकार या केंद्रीय कार्यपालिका। उस केंद्रीय कार्यपालिका का ही सबसे लोकप्रिय नाम क्या है, केंद्र सरकार। और इस केंद्र सरकार की वास्तविक शक्ति किसके पास में है, तो वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास में है। यह पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया है और एक बार उत्तर के रूप में और समझा देता हूं। मंत्री परिषद, अब यहां पर जो भी मंत्री बनेगा उसके मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। संसद का सदस्य होना जरूरी है। यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री तो बन सकता है, परंतु 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली में केंद्रीय कार्यपालिका का गठन केंद्रीय व्यवस्थापिका से होता है, अर्थात यहां पर विलय का सिद्धांत काम करता है। इसी को हम दोहरी सदस्यता के नाम से जानते हैं, डबल मेंबरशिप के नाम से जानते हैं। वेस्टमिंस्टर स्वरूप से आप क्या समझते हो, ध्यान रखना दोस्तों, ये बेसिकली ब्रिटिश मॉडल को, ब्रिटिश शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर रूप भी कहा जाता है। और ब्रिटेन में कौन सी प्रणाली है, तो उत्तर होगा संसदीय शासन प्रणाली है। और इसी के कुछ और एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब के सब जो है वो बेसिकली वेस्टमिंस्टर रूप के ही प्रावधान है, जैसे कनाडा, ये सब के सब। तो आप क्या लिखोगे, ब्रिटिश शासन प्रणाली अर्थात संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा आदि देशों में भी संसदीय शासन प्रणाली जिसे वेस्टमिंस्टर रूप भी कहा जाता है। यह आपका उत्तर होगा 15 शब्दों के अंदर। क्या भारत में केंद्र की तरह, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं केंद्र की, तो केंद्र में बेसिकली केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इसका प्रोविजन आपको कहां दिखाई देगा, आर्टिकल 74 और 75 में स्पष्ट रूप से संसदीय शासन प्रणाली के चिन्ह आपको वहां पर मिल जाएंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जांपल्स, जो स्पष्ट रूप से आर्टिकल प्रोविजन दिए गए वो यहां पर है। तो क्या भारत में राज्यों के अंदर भी, क्या भारत में राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है, तो आप कहोगे यस, भारत में राज्य स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
और इसका प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 163 और 164 में किया गया है। आर्टिकल 163 और 164 में इसका प्रोविजन किया गया है। अब एक क्वेश्चन बनेगा, कैसे? बस आप कहोगे कि जैसे केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय व्यवस्थापिका से केंद्रीय कार्यपालिका गठन होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य विधायिका से राज्य सरकार का निर्माण होता है। साथ ही साथ राज्य सरकार की वास्तविक शक्ति राज्य मंत्री परिषद के पास होती है, जो कि राज्य विधायिका के निम्न सदन अर्थात विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वहां पर सेम चीज वही काम करेगी। तो ये बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से इसको करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नामित और वास्तविक कार्यपालिका का क्या अर्थ है 15 शब्दों में। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो मैंने क्या कहा कि पहली बात तो हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, और ध्यान रखना कार्यपालिका का सबसे पॉपुलर नेम जो है वो बेसिकली सरकार है। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका है उसमें एक नाम मात्र का प्रमुख है और एक वास्तविक प्रमुख है। तो यहां पर आप कहोगे सर वास्तविक प्रमुख कौन है? अधिकांश लड़के कहेंगे सर प्रधानमंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री कौन है? वो तो मंत्रियों में प्रधान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि ग्राउंड लेवल पर ताकि तो दिखाई देता है। तो वास्तविक शक्ति जो है, यहां पर वास्तविक शक्ति जो है वो बेसिकली निहित है मंत्री परिषद के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर। जबकि नाम मात्र का कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उन कामों के पीछे होती कौन है? हकीकत में मंत्री परिषद। और हमने कल पढ़ा था, आप इससे पहले वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरा इसको स्पष्ट रूप से आपको समझा रखा है। तो ये आपका होगा नाम मात्र, नामित मतलब होगा राष्ट्रपति, और वास्तविक किस बार मंत्री परिषद के पास होती है, जिसका प्रमुख जो है वो बेसिकली प्रधानमंत्री होता है। ये पॉइंट यहां पर आपका आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। भारत ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया? तो पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना, नंबर 1, अध्यक्षीय प्रणाली में सत्ता जो है वो बेसिकली व्यक्ति विशेष के नाम पर आती है। जैसे आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, ऐसे व्यक्ति विशेष सत्ता में होते हैं। और भारत जैसे देश में अध्यक्षीय प्रणाली से तानाशाही का खतरा ज्यादा था, तानाशाही का खतरा ज्यादा था। दूसरा आपको पता है कि अध्यक्षीय प्रणाली में स्थायित्व को वरीयता दी गई है, जबकि हमने स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को वरीयता दी कि जो भी सरकार बने वो चाहे भले ही एक दिन के लिए रहे, लेकिन वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश इतने लंबे समय तक भारत में रहे तो उन्होंने तानाशाही प्रकार की शासन प्रणाली अपनाया था। इसलिए भारत जब आजाद हुआ तो हमने सौगंध खाई कि भले ही हमारी सरकार एक दिन की हो, लेकिन वो सरकार जो है वो उत्तरदायी होनी चाहिए। इस कारण से हमने इस चीज को अपनाया था। साथ ही साथ आप पता है कि भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अब भारतीय समाज की परिस्थितियां क्या है दोस्तों, इसमें आप लोग ध्यान रखोगे। जैसे नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है और इस समाज में कई जातियां, धर्म और क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा, बहुभाषी समाज है, बहुधार्मिक समाज है, बहुधार्मिक समाज है। अब इन सब की भागीदारी जो है वो संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से ज्यादा संभव थी। संसदीय
शासन प्रणाली के माध्यम से ज्यादा संभव थी। और चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और चूंकि ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन प्रणाली थी, अतः भारत का जो संवैधानिक विकास था, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, वो बेसिकली ब्रिटेन के दिन हुआ। इसलिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तुलना में संसदीय शासन प्रणाली को अधिक वरीयता दी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना दोस्तों। और इसके बाद ये आपके अध्यक्षीय प्रणाली के गुण और दोष आपके सामने हैं। गुण क्या? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के शासन में स्थिरता, संकट काल में उपयुक्त, प्रशासन में एकता, ये सब पॉइंट इसमें आ जाएंगे जो आप इसको देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे आपके सामने नोट्स भी दिए हैं, जिन नोट्स के माध्यम से आप और बेहतर तरीके से काम को कर सकते हो। तो आज पूरा का पूरा हमारा टॉपिक जो था वो बेसिकली संसदीय शासन प्रणाली पर था। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।